नमस्कार दोस्तों, पोको एफएम पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हॉरर स्टोरी, द रैट्स इन द वॉल। ये कहानी HP लवकराफ्ट द्वारा लिखा गया है। तो चलिए इस बेहतरीन कहानी की शुरू करते हैं। मेरा नाम डेलापॉड है। मैंने अपना पूरा जीवन अमेरिका में बिताया, पर एक अजीब कोशिश मुझे इंग्लैंड वापस खींच लाई, जहां मेरा पुरखों का एक विरासती महल एक सेम प्रायोरी भिरन पड़ा था। लोग कहते हैं कि वो जगह श्रापित है, पर मैंने इन अफवाहों पे कभी विश्वास नहीं किया। मैं तो बस अपने एंसेस्टर्स के विरासत से जुड़ना चाहता था, उनकी मिट्टी को छूकर अपने जड़ों के महसूस करना चाहता था। 1900 का समय था और एग्जाम प्रायोरी अब तक बिक गया था। सालों से कोई उसमें गया भी नहीं था। लोग कथें कहती थी कि यह कुछ भयानक घटनाएं हुई थी और लोगों ने महल को कास्ट डिक्लेयर कर दिया था। मेरे लिए यह सब सिर्फ पुरानी कहानियां थी। मैं तो अपने बेटे एडवर्ड के लिए एक सेफ और शानदार हवेली चाहता था, पर एडवर्ड, उसका नाम आते ही मेरे दिल में एक चुभन सी होती है। उसकी मौत ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मैं इंग्लैंड आया और एग्जाम प्रायोरी को खरीद कर रिनोवेट करना शुरू किया। बाहर से तो वो जगह एक हॉरर मूवी का सेट लगती थी। टूटी हुई दीवार, जंगल से घिरा हुआ महल और एक अजीब सा सन्नाटा। पर मुझे लगा बस थोड़ा पैसा और टाइम लगेगा और ये एक स्वर्ग बन जाएगा। मेरे साथ थी मेरी लॉयल ब्लैक कैट, नाम था उनका निगरमैन। वो मुझे हमेशा अनजानी चीजों से पहले ही वार्न कर देती थी, और जैसे ही हम महल के अंदर गए, उसने एक कॉर्नर में घूर घूर कर देखना शुरू कर दिया। उसका पूरा शरीर टेंशन में था और वो एक स्पेसिफिक जगह बेसमेंट की तरफ कॉन्टिन्यूअसली घूर रही थी। तुमने क्या देखा गर्ल? मैंने पूछा, पर उसकी आंखें बेसमेंट के अंधेरों में खो गई थी, जैसे उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो मैं नहीं कर सकता। महल का इंटीरियर एक पुरानी ब्रिटिश आर्किटेक्चर का मास्टरपीस था, लेकिन सब कुछ धूल से भरा हुआ। हवा में सड़ी हुई लकड़ी की स्मेल थी और कहीं कहीं से मुर्गे की आवाजें आती थी। मुझे उस जगह से कुछ अजीब एनर्जी महसूस हो रही थी, जैसे सदियों से कोई राज वहां दबा हुआ हो। रात को जब मैं नया बेडरूम में पहली बार सोया, तो कुछ अजीब सा सपना आया। मैंने देखा एक अंधेरा कॉरिडोर, दीवारें चूहे की आवाजों से गुनगुना रही थी और एक शैडो मुझे देख रही थी, बस देख रही थी। अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने सोचा बस रिनोवेशन का स्ट्रेस है, पर मेरा दिल कह रहा था ये बस शुरुआत है। अगली सुबह जब मैं उठा तो हल्का दर्द के साथ मेरी कमर में एक थकान सी महसूस हो रही थी, पर दिमाग में बस वही सपना घूम रहा था, वो अंधेरा कॉरिडोर और वो चूहों की दौड़। मैंने डिसाइड किया कि आज पूरा महल एक्सप्लोर करूंगा, ताकि जान सकूं कि इस जगह में सच में क्या है। महल का हर एक हिस्सा इतिहास से भरा हुआ था। बड़े बड़े हॉल्स, पतले कॉरिडोर्स और उनमें लटकती हुई पुरानी ब्रिटिश पेंटिंग। मेरे पुरखों की भी पोर्ट्रेट्स थी, जिनमें कुछ लोगों की आंखें ऐसी लगती थी जैसे मुझे फॉलो कर रही हो। एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट होने लगा। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, डेलापॉड, ब्लड कभी भी किसी चीज से नहीं डरता। शायद मैं भूल गया था कि कभी कभी खून भी रात छुपाता है। मुझे ये जगह सिर्फ एक महल नहीं लग रही थी, ये एक यादों का कब्रिस्तान थी। मेरी कैट निगरमैन मेरे साथ ही थी। जैसे ही मैं एक नैरो स्टेयरवे से बेसमेंट की तरफ गया, उसका बिहेवियर और भी अजीब हो गया। वो फिर से फूला, उसने घड़घड़ाहट भरी आवाज निकाली और एक जगह जाकर घूरने लगी, एक पुरानी दीवार के एक कोने को। वहां पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक सूनी दीवार और एक पत्थर जैसा ठंडा फ्लोर। पर निगरमैन उस स्पॉट से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो कभी पीछे देखती, कभी दीवार को, जैसे कोई दीवार के उस पार छुपा हुआ हो। मैंने उस जगह को छुआ और मुझे फील हुआ एक हल्की सी वाइब्रेशन। एक सेकंड के लिए लगा कि मेरे पैर के नीचे कुछ चला, जैसे कोई चूहा या कुछ और जमीन के नीचे से भाग रहा हो। मैं तुरंत पीछे हट गया। बस रैट्स होंगे, मैंने खुद को समझाया।
लेकिन अंदर एक डर की लहर उठ गई थी। उसी दिन शाम को मुझे लोकल एक पुराने लिब्रेरियन से बात करनी थी जो एग्जाम प्रायोरी के बारे में कुछ रिकॉर्ड्स रखता था। उसने मुझे देखा और बोला, अब सच में उस जगह में रह रहे? मैं हाँ में सिर हिलाया। उसने बस एक ठंडी सांस ली और कहा, आपके पुरखे वो लोग नॉर्मल नहीं थे मिस्टर द्रापोर। यह सुनकर मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। रात को जब मैं लिखने बैठा, मेरी कैट ने फिर वही कोने में घूरना शुरू कर दिया। तभी मुझे फिर से वो आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चूहा दीवार के अंदर दौड़ रहा हो। अगले कुछ दिनों तक मैं एग्जाम प्रायोरी में और डीपली इन्वॉल्व हो गया। महल का हर कोना एक कहानी के जैसा था, लेकिन वो कहानी किसी फेरी टेल की तरह रोशन नहीं थी, बल्कि किसी फॉरगॉटन नाइटमेयर जैसी थी। मैं रोज थोड़ा थोड़ा और एक्सप्लोर करता और हर दिन कोई ना कोई छुपी हुई चीज सामने आती। लेकिन एक दिन मुझे लाइब्रेरी में एक छोटी सी पुरानी ट्रंक मिली जो मेरे एक एंसेस्टर वाल्टर दिलापुर की थी। ट्रंक में कुछ पेपर्स, एक डायरी और कुछ पार्चमेंट्स मिले थे जो लैटिन में लिखा हुआ था। मैं उन पेपर्स को लेकर स्टडी में गया और रात भर उनका ट्रांसलेशन करता रहा। डायरी की लैंग्वेज बहुत क्रिप्टिक थी, पर कुछ लाइंस मेरे रगों में ठंडी सी इलेक्ट्रिसिटी दौड़ा गई। डायरी में लिखा था, हम उन्हें रखते थे, पालते थे, मोटा करते थे, वो हमारे भोजन और बलिदान थे। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ये लाइंस किसके बारे में थी? क्या मेरे एंसेस्टर इंसान को पालते थे? क्या यह सिर्फ सिंबॉलिक था या कुछ और सच छुपा था? उस रात फिर से वही सपना आया, एक गुफा जैसा स्ट्रक्चर जिसमें अंधकार में कुछ चलते फिरते शैडोज, एक पीठ से आ रही चीखें और वॉल्स जिनके अंदर कुछ दौड़ता हुआ, चिल्लाता हुआ जिंदा था। सुबह उठते ही मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसके बारे में किसी एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। मैंने लंदन के एक रिनोवांड हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिकल रिसर्चर सर विलियम ब्रिंटन को इनवाइट किया, जो एंशिएंट ब्रिटिश रूइंस और डार्क कल्ट्स पर काम कर चुके थे। मैंने उन्हें पेपर्स भेजा और बताया कि एग्जाम प्रायोरी में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है। तब तक मेरे आसपास के गांव के लोग मुझे अजनबी नजर से देखने लगे थे। लोग चुपके से बातें करते, दिलापुर भी पागल हो रहा है जैसे उसका बाप दादा था। यह सुनकर गुस्सा भी आता और डर भी। क्या यह उन्हीं की लिगेसी थी? मेरे एंसेस्टर्स के बारे में जितना जानता जा रहा था उतना ही उनसे दूर होता जा रहा था। पर कुछ था जो मुझे खींच रहा था, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स मुझे अंदर लाने को मजबूर कर रही थी। उसी रात मैं स्टडी में बैठा था जब मेरे कैट ने फिर से वही रिएक्ट किया। वही जगह, वही घूरना, वही गुस्से से भरी आवाजें, लेकिन इस बार मुझे भी क्लियरली सुना। फिर से वही चूहों की आवाज के साथ दौड़ने की आवाज भी आई, और फिर एक हल्की सी खरोच, जैसे किसी ने अंदर से दीवार पर हाथ मारा हो। यह सब घटना महसूस करने के बाद मैं पूरा सन्नाटा में जम गया। उस रात मैं देर तक नहीं सो सका। दिमाग में वही आवाज गूंज रही थी, दीवार के अंदर से चूहों की दौड़। मैंने सोचा, हो सकता है कि यहाँ किसी तरह का इन्फेस्टेशन हो, शायद सेंचुरियस पुराना कोई चूहों का नेटवर्क हो, लेकिन फिर भी कुछ अलग था इस बार। अगली सुबह मैंने लोकल एक्सटर्मिनेटर को बुलाया। वो पूरी टीम के साथ आया और बोला, सर हम चेक करेंगे, लेकिन ऐसे पुराने हवेली में रोडेंट्स होना आम बात है। मैंने सिर हिला दिया, पर मेरे अंदर का डाउट वैसे का वैसे ही था। वो लोग बेसमेंट तक गए, टूल से स्कैन किया, ट्रैप्स लगाए, लेकिन उन्होंने कहा हमें कोई निशान नहीं मिला, कहीं चूहों का फ्रेश ड्रॉपिंग्स भी नहीं दिख रहे। मैं हैरान था। तो फिर मैंने जो सुना वो क्या था? उस दिन के बाद से मैंने ऑब्जर्व किया, हर रात एक स्पेसिफिक टाइम पे वो आवाजें आती थी। जब क्लॉक 2:30 AM के आसपास होती थी तो दीवार के अंदर से दौड़ने की हल्की सी खड़ास, और फिर जैसे कुछ पीछे हट रहा हो, जैसे चूहों का झुंड किसी एक डायरेक्शन में भाग रहा हो। लेकिन सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात यह थी, यह आवाज सिर्फ मैं सुनता था।
मैंने सर्वेंट से पूछा, मेट से और वर्कर्स से भी। सबने मना कर दिया। हमने कुछ नहीं सुना सर। एक मेड ने तो डर के मारे काम छोड़ दिया। उसने बस एक बात बोली, सर वो कैट कैसे घूरती है दीवार के उस कोने को, वही सबसे ज्यादा डराता है। मुझे रियलाइज होने लगा कि शायद ये आवाज मेरे लिए ही है, जैसे कोई सिर्फ मुझे याद दिलाना चाहता हो कि मैं किस जगह आया हूं और किस खून का वारिस हूं। इस दौरान सर विलियम ब्रिंगटन का जवाब आया। उन्होंने लिखा, दिलापर, मैं आपकी चिंता समझ सकता हूं। एग्जाम प्रायोरी के बारे में कुछ रिपोर्ट्स और लेजेंड्स मुझे मिले हैं। उनमें कुछ ऐसे भी है जो मेंशन करते हैं एक ब्लैक पिट के बारे में, जहां लोग डिसअपियर हो जाता है। आई विल कम सून। मुझे एक सुकून सा मिला। शायद कोई तो समझेगा कि मैं पागल नहीं हूं। रात को मैंने डायरी लिखने की कोशिश की, पर कलम हाथ में थामी थी और आंखें बेसमेंट के उस कोने पर। और तभी एक थोड़ा लाउड स्क्रैच, एक हल्की सी चीख जैसी आवाज, जैसे किसी ने घुट घुट के चिल्लाया हो दीवार के अंदर। निगरमैन की आंखें एकदम टाइट फिक्स हो गई उस जगह पर। उसका पूरा बदन एकदम टेंशन में था। और तब मेरी कैट ने पहली बार उस कोने पर जाके दीवार पे पंजा मारा। उस रात जब मैं बेड पर गया तो अंदर एक अजनबी सी बेचैनी थी, जैसे कुछ रुक गया हो। हवा में कुछ बदल गया था। निगरमैन अब भी स्टडी के कोने में था, वही दीवार के सामने, और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मैं उसे लेकर बेडरूम गया, पर उसकी आंखें अब भी बेसमेंट की तरफ फिक्स थी। मैं थक गया था, इसीलिए आंखें बंद करते ही नींद में चला गया। लेकिन उस रात जो सपना आया, उसने मेरी रूह तक हिला दी। मैं एक भयानक और पुरानी दुनिया में था। सब कुछ अंधेरा था, लेकिन मेरी आंखें उस अंधेरे में भी देख सकती थी। जमीन पत्थर की थी और दीवारें घिसी हुई इंसानी हड्डी से बने लग रहे थे। कहीं से एक स्टेंज आ रही थी, सड़ी हुई मीट की और कुछ और, जो मैं पहचान नहीं पाया। मैं एक लंबी टनल में चला जा रहा था, जहां दोनों तरफ पिंजरे थे, जिसमें इंसान जैसे को कैद किया गया था। उनका चेहरा जानवर जैसा, आंखें अंधी और हाथ पैर जमीन पे चलते हुए, जैसे जानवर को पाल कर रखा गया हो। फिर मैं एक बड़े हॉल में पहुंचा, जहां एक मैसिव स्टोन टेबल था। उस पर एक इंसान पड़ा था, जिंदा, लेकिन चीखने के लायक भी नहीं था। उसके चारों तरफ कपड़ों में लिपटे हुए कुछ शैडोई फिगर्स थे, जैसे किसी एंशिएंट ऑर्डर के प्रीस्ट्स। और तभी मैंने देखा, उनमें से एक का चेहरा मेरा अपना था। मैं चिल्ला पड़ा, ये क्या है? और फिर मुझे सुनाई दिया वही आवाज, जो की दौड़, वही स्क्रीच स्क्रैच और एक चिल्लाहट। पर इस बार सपने के अंदर भी और बेडरूम के बाहर भी। मेरी आंख खुल गई और पसीने में भीग गया था। मेरे कान अब भी वही आवाज सुन रहे थे, जैसे कोई बेसमेंट में दौड़ रहा हो। निगरमैन मेरे बेड के कोने पे था और वो मुझे घूर रहा था, बिल्कुल चुपचाप, लेकिन उसकी आंखें एक तरह का सवाल पूछ रही थी, तुम्हें याद है ना? मैं घबरा गया था। मैंने तुरंत लाइट ऑन की और नीचे गया। बेसमेंट का दरवाजा बंद था, लेकिन उसके पीछे से अब भी वही हल्की सी स्क्रैचिंग की आवाज आ रही थी। वो सपना बस एक इमेजिनेशन नहीं था, वो याद थी, और एक डर सा उठ रहा था, कहीं ये मेरा ब्लड लाइन का सच तो नहीं। उसी वक्त मैंने डिसाइड किया, जब सर ब्रिंटन आएगा हम बेसमेंट का फुल एक्सप्लोरेशन करेंगे। मुझे उस आवाजों का सच चाहिए, चाहे कुछ भी हो। 2 दिन बाद सर विलियम ब्रिंटन एग्जाम प्रायोरी में पहुंच गए। उनके साथ आए थे 2 और एक्सपर्ट्स, एक हिस्टोरियन डॉक्टर एडवर्ड थॉर्नटन और एक सिविल इंजीनियर मिस्टर पीटर्स, जो एंशिएंट ब्रिटिश रूइन पे काम कर चुके थे। मैंने उन्हें महल के अंदर ले जाकर पूरी कहानी सुनाई, सपने, स्क्रैचिंग की आवाज, निगरमैन के बिहेवियर और मेरे एंसेस्टर वाल्टर दिलोपोर की डायरी के कुछ डिस्टर्बिंग पैसेज। सर विलियम ने सीरियस टोन में कहा, यह सब सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, एग्जाम प्रायोरी के नीचे जरूर कुछ छुपा हुआ है। उन्होंने कहा कि शायद नीचे कुछ पुरानी टनल्स या कैटाकॉम्स हो सकती है,
जिनमें प्री हिस्टोरिक लोगों का आसरा था। मैंने तुरंत परमिशन दे दी कि वो लोग महल के नीचे एक्सकेवेशन स्टार्ट कर सके। बेसमेंट में कुछ जगह पे पुरानी दीवार और फ्लोरिंग ऐसे थे जो हॉलो लगते थे, जैसे उनके नीचे कोई और स्पेस हो। मिस्टर पीटर्स ने अपने टूल से इंस्पेक्ट किया और कहा, यस, यहाँ कुछ तो है। ये फ्लोर नेचुरल स्टोन नहीं लगता, जैसे किसी ने बाद में बनाया हो कुछ छुपाने के लिए। उस रात सब लोग गेस्ट क्वार्टर्स में थे, पर मैं फिर से वही सपना देख रहा था। इस बार वो टनल और गहरी थी और एक आवाज मुझे बुला रही थी, एक गट्टूरल प्राचीन सी जुबान में कुछ बोलती हुई। मैंने सपने में अपने हाथों में ब्लड देखा और वो सेम स्टोन टेबल, सिर्फ इस बार उस पर जो इंसान था वो मैं था। सुबह जब मैं उठा तो सर ब्रिंटन रेडी थे। लेट्स बिगिन, उन्होंने कहा। उन्होंने एक्सकेवेशन स्टार्ट किया, फ्लोर का एक हिस्सा तोड़कर नीचे उतरना शुरू किया। पहले ही दिग में एक नैरो शाफ्ट मिला जो अंधेरों में ले जाता था। उसमें से एक ठंडी सी हवा ऊपर आ रही थी और एक अजीब सी बस स्मेल भी। वो स्टेंज जिसे मैं सपने में महसूस करता था, अब वो हकीकत में जिंदा हो गई थी। पीटर्स नीचे उतर गया, रोप और टॉर्च के साथ। नीचे से आवाज आई, देयर वॉज डेफिनेटली ए टनल एंड सिंबल्स कार्व्ड ऑन द वॉल्स। सर विलियम एक्साइटेड हो गया। वी हैव फाउंड इट, दिस कुड बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन मेड अंडरग्राउंड चेम्बर्स इन ऑल ऑफ इंग्लैंड। उन्होंने डिसाइड किया कि अगले दिन हम सब मिलकर उस टनल के अंदर जाएंगे, फुल आर्कियोलॉजिकल गियर के साथ। पर रात होते ही फिर से वही आवाज, वो दौड़, वो स्क्रैचिंग, और इस बार मुझे लगा जैसे वो चीजें मुझे वेलकम कर रही थी, जैसे मैं घर लौट रहा था। अगले दिन सुबह सब लोग रेडी थे, हेलमेट, टॉर्च, रोप्स और नोटबुक्स के साथ। यह पहली बार था जब मैं किसी प्रॉपर आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन का हिस्सा बन रहा था। लेकिन मेरे लिए यह सिर्फ एक एकेडमिक क्वेस्ट नहीं था, यह पर्सनल था। कुछ तो था जो मुझे खींच रहा था उस टनल की तरफ, जैसे अंदर कोई पुरानी याद छुपी हो, मेरी अपनी। पीटर्स ने रोप से एक एक करके सबको नीचे उतारा। नीचे जमीन ठंडी थी, हवा में एक प्राचीन स्मेल थी, मिट्टी, गीले पत्थर और कुछ जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता था। वो जगह एक सर्कुलर वोल्ट थी जहां से 4 और टनल्स जाते थे, सभी अंधेरे और डैम्प। दीवारों पर सिंबल्स थे, पुरानी, शायद द्रुइदिक या और भी पहले की। थॉर्नटन ने एक कार्विंग पर टॉर्च मारी और बोला, यह तो किसी कल्ट या सैक्रिफिशियल साइट की लगती है, और ये सिंबल्स डॉक्यूमेंटेड नहीं है। हमने एक टनल चुनी और उसमें आगे बढ़ने लगे। रास्ता नैरो था, कभी कभी तो चुप के क्रॉल करना पड़ता। मुझे हर जगह से वही आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे चूहे आसपास भाग रहे हो, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। तभी निगरमैन, जो मेरे साथ था, एक जगह रुक गया। उसने जमीन को घूरना शुरू किया, फिर क्लॉज से स्क्रैच किया, और फिर उसने एक लो ग्रॉल निकाली, जैसे वार्निंग दे रहा है। उस जगह पर कुछ तो था। पीटर्स ने वहां खुदाई शुरू की। थोड़ी देर में एक और फ्लोर मिला, स्टोन स्लैब्स, जैसे किसी मेज का एंट्री हो। वो स्लैब्स कुछ पुराने और खड़ुचे हुए लग रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से पुश करने की कोशिश की हो। यह कोई बेसमेंट का बेसमेंट है, सर विलियम ने कहा, और फिर उन्होंने ऐड किया, दिलापर, तुम्हारे इंस्टीट्यूशन सही था। तुम्हारे पुरखों ने यह जगह कुछ छुपाने के लिए बनाई थी, ना कि सिर्फ रहने के लिए। मैं चुप था। मेरी आंखों के सामने सपना और हकीकत का फर्क धुंधला होने लगा था। रात को जब हम सब ऊपर आए और रेस्ट कर रहे थे, तो मैं स्टडी में अकेला बैठा था। निगरमन एक बार फिर वही दीवार के पास थे, लेकिन अब उसकी गर्दन थोड़ी नीचे झुकी हुई थी, जैसे वो किसी चीज को सुन रहा हो या किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। तभी मैंने सुना एक हल्की खड़ुचती सी आवाज, एकदम स्लो, एकदम जमीन के नीचे से, जैसे चूहे या कुछ और उठ रहा है। अगली सुबह सब लोग एक अलग एक्साइटमेंट के साथ उठे। कल जो फ्लोर पे मिला था वो सिंपल स्टोन नहीं था, बल्कि एक सीक्रेट स्लैब थी, जिसे छुपाने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया था। मैंने सर विलियम से कहा,
आज हमें उस फ्लोर के नीचे जाना ही होगा। मुझे लगता है वही रास्ता है जहां से ये सब आवाजें आती है। सर विलियम ने सिर हिलाया, पर उनकी आंखों में एक डाउट था। पीटर्स और थॉर्नटन ने मिलकर स्टोन स्लैब्स को केयरफुली हटाना शुरू किया। नीचे एक पतला सा शाफ्ट था, इतना नैरो कि एक बार में सिर्फ एक ही आदमी घुस सकता है। हवा और भी ठंडी हो गई थी और अब एक पुरानी ऑलमोस्ट मेटालिक स्टेंच ऊपर आ रही थी, जैसे खून, लेकिन सदियों पुराना। पहले पीटर्स नीचे गया रोप और लैंटर्न के साथ, फिर मैं, फिर सर विलियम और थॉर्नटन। जब हम सब नीचे उतर गया तो जो चीज सामने थी उसने हम सबको सन कर दिया। यह एक और टनल नहीं था, यह एक मैसिव अंडरग्राउंड चेम्बर था, पुरानी सैंडस्टोन से बना हुआ, जहां से चार तरफ और भी पैसेज जा रहे थे। दीवारों पर फेडेड पेंटिंग्स थी जिसमें आदमी और जानवर का मिश्रण दिखाया गया था। कुछ कार्विंग्स में कुछ लोग इंसानों को बांध कर ले जा रहे थे, कुछ में लोग चार रहे थे, लिटरली ईटिंग ह्यूमंस। थॉर्नटन ने शौक में कहा, माय गॉड, ये तो प्री हिस्टोरिक कैनिबल काल्ट लगता है। एक कॉर्नर में एक और पुराना स्टेयरवे था, एकदम अंदर की तरफ जाता हुआ, जैसे किसी और लेवल में। सर विलियम ने कहा, हम आज ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, ये जगह अनस्टेबल हो सकती है। लेकिन मैं सुन ही नहीं रहा था। मेरे ध्यान एक स्पेसिफिक वॉल पे था, जहां एक बड़ा सा ब्लैक एंड पैच था, जैसे किसी ने वहां आग जलाई हो, और उसी के पास कार्विंग्स में लिखा था, मैग्ना मेटर द डिव्यूरर बिलो, एक एंशिएंट गॉडेस या शायद कुछ और। मैं चुप था। हर एक मूवमेंट, हर एक कार्विंग्स मुझे फैमिलियर लग रही थी, जैसे मैं उन्हें पहले देख चुका हूं, किसी और जिंदगी में या किसी पुरखों के जिस्म के अंदर। उस चेंबर में एक ऐसी डेड साइलेंस थी जिसमें बस एक ही चीज जिंदा थी, स्क्रैचिंग साउंड, जो अब और गहरी और ज्यादा क्लियरली सुनाई दे रही थी। सर विलियम ने कहा, दिलापौर, हम कुछ डेंजरस चीज के करीब है। मैं बस इतना बोला, मैं जानता हूं और मुझे लगता है ये सिर्फ शुरुआत है। अगले दिन जब हम फिर उस सीक्रेट चेंबर में उतरे तो सबके चेहरे पर एक मिक्स एक्सप्रेशन था, एक्साइटमेंट और डर का। टॉर्च की रोशनी में दीवारों के सिंबल्स अब और ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहे थे। थॉर्नटन हर एक कार्विंग को नोटबुक में स्केच कर रहा था, लेकिन हर नया सिंबल्स के साथ उसका हाथ थोड़ा और कांपने लगता। मैं एक खास सेक्शन की तरफ खींचता चला गया जहां दीवारों की कार्विंग्स एकदम अलग थी। वो एक मुरल था, एक लंबी सीक्वेंस ऑफ इमेज, जैसे एक पुरानी कहानी हो। पहली इमेज में दिखाया गया था, कुछ लोग एक हिल पर मंदिर जैसे स्ट्रक्चर बना रहे थे। दूसरी में वही लोग इंसानों को ले जा रहे थे, बच्चे, औरतें और जवान, सबकी आंखों में डर था। और तीसरी में एक खास रिचुअल जहां इंसानों को एक स्टोन पिट में डाला जा रहा था, जहां उन्हें जिंदा खाया जा रहा था, और ऊपर लिखा था, द ऑफरिंग मस्ट कंटिन्यू। मेरी पैर थरथराने लगे। ये कोई मिथ नहीं था, ये डॉक्यूमेंटेशन थी, एक ऐसी कल्ट की जो शायद थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुराना था और जो मेरे एंसेस्टर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ था। थॉर्नटन ने कहा, यह मुराल किसी की मेमोरी जैसी है, जैसे किसी ने अपने हाथों से रिकॉर्ड रखा हो हिस्टोरी का, लेकिन यह हिस्टोरी इंसानी नहीं लगती। पीटर्स एक दूसरे कॉर्नर में गया जहां एक कोलैप्स पैसेज था। उसने कहा, यहां से और अंदर कुछ जाता है, लेकिन ब्लॉक्ड है, शायद और नीचे कोई और लेवल हो। उसने उस जगह पर हाथ से टैप किया और एक खाली खोखली आवाज आई, जैसे नीचे कुछ खाली हो। सर विलियम ने कहा, हम सेफ्टी इक्विपमेंट्स के बिना इस कोलैप्स को नहीं तोड़ सकते, लेकिन इसके पीछे कुछ बड़ा है, बहुत बड़ा। वापस ऊपर जाने से पहले मैंने एक बार फिर से उस मॉडल को देखा, और तब मेरी नजर पड़ी एक छोटी सी डिटेल पर। एक फिगर था मुरल के कोने में, बाकी सबसे अलग। उसके हाथ में एक किताब थी और उसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा था। मैं एक सेकंड के लिए चौंक गया। यह कैसा हो सकता है, मैंने धीरे से कहा। और तभी वो आवाज जो रोज बेसमेंट से आती थी
अब उस चेम्बर के अंदर बिल्कुल करीब से सुनाई दी चूहों की दौड़, लेकिन इस बार जैसे वो मेरे कान के अंदर घुस रही हो। मैं हिल गया और निगरमैन ने एक जोर से चीख मारी, जैसे उसने कुछ देखा है या पहचाना है। अगले दिन हम सब एक नया प्लान के साथ वापस उस चेम्बर में उतरे। पीटर्स अपने साथ हेवी टूल्स लेकर आया था उन कोलैप्स स्टोन्स को तोड़ने के लिए, जहां से कालो हॉलो साउंड आई थी। सर विलियम ने मुझे देखा और कहा, तुम तैयार हो? जो कुछ हम वहां देखेंगे वो नॉर्मल हिस्ट्री का पार्ट नहीं होगा। मैं बस मुस्कुरा दिया। शायद मैं ये सब देखने के लिए ही पैदा हुआ हूं। पीटर ने केयरफुली दीवार के स्लैब तोड़ने शुरू किया। हर एक स्टोन के टूटने के साथ एक पुरानी डैम्प हवा निकल रही थी, जैसे किसी ने किसी सीक्रेट को सील करके छुपा दिया हो। कुछ ही देर में एक और पैसेज खुल गया, इस बार और ज्यादा नैरो और ज्यादा अंधेरा। हम सब ने अपने लैंटर्न्स चलाया और उस पैसेज में घुस गए। ये जगह बिल्कुल अलग थी। दीवार ज्यादा पुरानी, कार्विंग्स और ज्यादा क्रूड, और फ्लोर वो स्मूथ नहीं था बल्कि अनइवन था, जैसे किसी जंगल फ्लोर पे चल रहे हो। और फिर हम उस चेम्बर में पहुंचे। वो एक बड़ा ओपन वॉल्ट था, लेकिन इस बार फ्लोर पर कुछ अजीब था। पहले लगा कि वो पत्थर के टुकड़े हैं, पर जब टॉर्च की रोशनी गिरी हम सबका खून जम गया। वो इंसानों के बोन्स थे, हंड्रेड्स नहीं शायद थाउजेंड्स, सब स्कैटर्ड, कुछ स्टैक्ड, कुछ अभी तक आधे सड़ी हुई फ्लैश में लपटे हुए, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा यादगार के तौर पर छोड़ा हो। थॉर्नटन ने कांपते हुए कहा, यह तो एक मास ग्रेव नहीं, ये तो एक फार्मिंग पिट लगता है, जहां लोगों को रखकर उनका मीट यूज किया जाता था। सर विलियम ने गुस्से और शौक में कहा, ये प्योर सिविलाइजेशन का डाउनफॉल है। ये लोग इंसानों को पालते थे, ये एक सिस्टमेटिक मीट इंडस्ट्री थी इंसानों की। मुझे तब याद आई वाल्टर डेलापोर की डायरी की वो लाइन, वी केप्ट देम, ब्रेड देम, फैटेंड देम फॉर द टेबल एंड द पीट। मेरा सिर घूमने लगा। क्या यह सब मेरे एंसेस्टर ने किया था? क्या मैं उनका ही एक एक्सटेंशन हूं? और तब एक लो ग्राउल, निगरमैन जो कब से चुप था, एक डार्क कॉर्नर की तरफ जाकर हिस करने लगा। उसका पूरा शरीर टेंशन में था। उस कॉर्नर में एक और छोटी सी टनल थी, जहां से एक सबल रिथमिक स्क्रैचिंग साउंड आ रही थी, जैसे चूहे या कुछ और जाग चुका हो। सर विलियम ने व्हिस्पर किया, डेलापोर, तुम्हारा खून यहां वापस क्यों लौटा? मैं चुप था। शायद मुझे जवाब मिल गया था। और चेम्बर में एक अजीब सी ठंड थी, सिर्फ टेम्परेचर वाली नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल ठंड, जैसे कुछ बहुत पुराना, बहुत भयानक चीज हमें देख रही हो। हर तरफ हड्डी, सड़े हुए मांस और दीवार पे लिखे वही टेरिफाइंग सिंबल्स। एक लैंग्वेज जिसे समझना पॉसिबल नहीं, लेकिन महसूस करना जरूरी था। थॉर्नटन एक जगह रुक गया और बोला, देखो, ये कार्विंग्स किसी रिचुअल का जिक्र करती है, जिसमें ऑफस्प्रिंग को पालकर मदर को चढ़ाया जाता था। सर विलियम ने तुरंत कहा, यह कोई गुड्डेस कल्ट हो सकता है, या शायद कुछ और, समथिंग ओल्डर देन गॉड्स। मुझे हर एक वर्ड के साथ अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ, जैसे कुछ भूल चुका हूं मैं, या फिर याद आना शुरू हो गया हो। तभी एक और पैसेज मिला, नैरो लेकिन थोड़ा क्रॉल करके जाने लायक। हम सब हेसिटेंट थे, लेकिन अंदर जाने के डिसीजन लिया। मैं आगे था और निगरमैन मेरे साथ। यह पैसेज और भी पुराना और प्राइमेटिव लग रहा था। दीवार पत्थर के नहीं बल्कि बार्ड बोन्स और ड्राइड मड से बने हुए थे, और हवा वो हर पल भरी हो रही थी एक अनबियरेबल स्टेंज से। आगे एक और चेम्बर था, इस बार छोटी लेकिन और भी डिस्टर्बिंग। यहाँ खाली पिंजरे थे, आयरन के नहीं बल्कि बोन्स से बने हुए। हर पिंजरे में कुछ चीजों का निशान थी, क्लॉस के, नेल मार्क्स के, जैसे अंदर किसी ने एस्केप करने की कोशिश की थी। मैं शॉक में था, और तब मेरी टॉर्च एक मूर्ति पर पड़ी, एक मैसिव आइडल, किसी फीमेल क्रिएचर की, जिसका मुंह इंसान का था
लेकिन बॉडी एक जानवर जैसी, क्लॉस, टेल और छाती से लटकते हुए स्काल्स। नीचे लिखा था सी हु फीड्स बीनीथ। तभी एक शार्प साउंड, एक चिल्लाहट जो किसी और दुनिया से आई हो। सबकी टॉर्च एक साथ ब्लिंक कर गई। एक सेकंड्स के लिए टोटल डार्कनेस, और उसी लम्हे में मुझे लगा कोई मेरा नाम ले रहा है। दिलापौर, दिलापौर, तुम वापस आए हो। मैं घबरा कर पीछे देखा, कोई नहीं था, पर एक आवाज, एक वाइब्रेशन मेरे दिमाग में बज रही थी, जैसे यादें किसी और लाइफ की वापस आ रही हो। और तब सर विलियम ने जोर से कहा, सब वापस चलो, हम ज्यादा अंदर आ गए हैं। लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। मुझे लगा मैं उस सब याद कर रहा हूं जो मेरे पुरखों ने किया था। मैं उस छोटी चेम्बर के बीचों बीच खड़ा था, जहां पिंजरे थे, ब्लड स्टेन जमीन थी, और वो भयानक आइडल मुझे घूर रही थी। मेरे आसपास का आवाजों का मतलब मैं समझने लगा था। वो स्क्रैचिंग, वो व्हिस्पर्स, सब मेरे दिमाग का पार्ट नहीं था। सर विलियम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। दिलापौर, चलो, ये जगह हमें खा जाएगी। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में कुछ और था, जैसे कोई पुरानी रूह जाग चुकी हो। मैंने बस ये कहा, ओ मुझे बुला रही है, मैं इस जगह को जानता हूं, ये मेरा घर था। थॉर्नटन पीछे से चिल्लाया, ये मैडनेस है, तुम कुछ समझ नहीं रहे। पर मैं सब कुछ समझ रहा था। मेरे दिमाग में एक एक सीन वापस आने लगा। मेरे पुरखे वाल्टर दिलापौर, जिन्होंने इंटरनेट में लोगों को पाला जैसे मुर्गी के बच्चे, उनका मीट का वेट बढ़ाया जाता, और जब टाइम होता उन्हें मैग्नामेटर के लिए कुर्बान किया जाता। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, उनमें से एक मैं था, या कोई था जिसका खून अब मेरे रगों में दौड़ रहा था। मैं सीधा मूर्ति के पास गया। उसके नीचे कुछ लिखा था, एक पुरानी भाषा में, लेकिन मुझे समझ आ गया वो एक छान था, एक इन्वोकेशन। सर विलियम ने मुझे रोकने की कोशिश की। दिलापौर, डोंट से इट, वी डोंट नो व्हाट इट मीन्स। लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। वो वर्ड्स मेरे दिमाग में खुद ब खुद उठ रहे थे। मैंने धीरे से बोलना शुरू किया, फकनो मगनो नपा मिग्नामेटा दिला एक संपटम। जैसे ही मैंने ये छंद कंप्लीट किया, पूरा चेम्बर गूंज उठा। स्क्रैचिंग की आवाज इतनी तेज हो गई कि लग रहा था जैसे चूहा का समंदर दीवार के अंदर से भाग रहा हो। टॉर्च फ्लिकर करने लगी, जमीन कांपने लगी, और दीवार से एक हाई पिच साउंड सुनाई दिया, जैसे कुछ जाग गया हो। पीटर्स चिल्लाया, रन, कुछ आ रहा है। पर मैं खड़ा रहा, जैसे मेरा इंतजार खत्म हो गया हो। निगरमैन एक कोने में गुम हो गया था, और तब मुझे उसकी चीख सुनाई दी, एक आखिरी डर से भरी हुई इंसानी सी चीख। और तब चेम्बर अंधेरा हो गया। सब कुछ एक पल के लिए सन रह गया। अंधेरा इतना गहरा कि रोशनी भी शर्मा जाए। मेरे कान में सिर्फ वो स्क्रैचिंग की आवाज थी, लेकिन अब वो चूहों जैसी नहीं लग रही थी। वो कुछ और थी, जैसे इंसान के नाखून पत्थर पे घिस रहे हो। फिर एक कोल्ड कास्ट ऑफ एयर, जैसे किसी ने अंदर से एक भयानक दरवाजा खोला हो। सर विलियम ने टॉर्च फिर से ऑन की, और हम सब घूमने लगे। पर चेम्बर का शेप बदल चुका था। वो जगह जहां पिंजरे थे, अब सिर्फ खाली स्पेस थी। मूर्ति के आसपास जमीन में क्रैक्स आ चुके थे, और एक हल्के गोल्डन मिस्ट जैसी चीज हवा में उठ रही थी। थॉर्नटन ने कहा, हम किसी और डायमेंशन में तो नहीं आ चुके। उसकी बात क्रेजी लग रही थी, पर उस वक्त कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था। और तब वो आया। टनल के एक कोने से कुछ सिलहुइट्स दिखे, लेकिन वो इंसान नहीं था। वो झनझनाता हुए रागों में दिख रहे थे, जैसे उनका फॉर्म स्टेबल ही नहीं था। उनका चेहरा मुर्दा इंसान जैसा था, लेकिन आंखों में कुछ था, एक हंगार, एक याद, एक पहचान। मैं खड़ा था, सीधा उनकी तरफ देखते हुए। उनमें से एक आगे बढ़ा और उसने कुछ कहा, एक जुबान में जो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी समझ गया। हम तुम्हारे इंतजार कर रहे थे दिलापौर। सर विलियम और थॉर्नटन पीछे हटे,
हॉरर के शब्दों के पढ़े लिखे लोग भी आज सिर्फ एक चीज समझ पाए, ये लोग जिंदा नहीं थे और फिर भी थे। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम वही है जो पीठ में डले गए थे और जिन्हें भूल गए थे, पर तुम्हारे खून हमारा है, तुम भूल नहीं सकते। उनके चेहरे और नजदीक आए और हर चेहरा अलग था, लेकिन उनमें से कुछ जाने पहचाने लगे, जैसे वो मेरे खुद के एंसेस्टर हो। और तब मूर्ति के नीचे जमीन थोड़ी और खिसक गई, एक और गहरा पीठ खुल गया। सर विलियम चिल्लाया, दिलापौर वापस चलो, डोंट गो फर्दर। पर मैं रुक नहीं सकता था। मैं नीचे उस पीठ की तरफ खींचा जा रहा था, जैसे उसमें मेरी ही कोई हस्ती छुपी हो, जैसे मैं वहां पहले भी जा चुका हूं और शायद कभी वापस नहीं आया था। मैं धीरे धीरे उस ब्लैक पिट के एज पर पहुंचा, उस जगह जहां से सिर्फ अंधेरा नीचे गिरता दिखता था। वो चीज कोई सिंपल बेसमेंट या कैटाकॉम्ब नहीं थी, वो एक बॉटमलेस एबैस था, जैसे जमीन के अंदर कोई पूरा अलग वर्ल्ड हो जो हमेशा भूखा रहा हो। सर विलियम ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। दिलापौर रुक जाओ, तुम जैसे बिहेव कर रहे हो तुम वैसे नहीं थे पहले। मैं उसकी तरफ पलटा, लेकिन मेरी आंखों में अब वो दिलापौर नहीं था जो लंदन से आया था। मैं धीरे से बोला, वो मेरे अंदर जाग चुका है, मैं सिर्फ उनका पुतला हूं, एक वंशज, एक याद। तभी उस एबाइस के अंदर से एक आवाज आई, गटुरल, एंसेंट और इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, जैसे सैकड़ों गले एक साथ ग्राउल कर रहे हो। वो कोई नाम नहीं था, लेकिन उसमें एक बुलावा था। मैं उस पीठ के अंदर झांका, नीचे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन आवाजों का एक तूफान था, चूहों की दौड़, चीखने की आवाजें और कुछ और भी रिचुअल चैंटिंग। थॉर्नटन अब लिटरली पैनिक में था। दिस इज इंसेंस, वी नीड टू गो बैक, सील दिस प्लेस फॉरएवर। पर मैं अब अंदर के मजे में खोया हुआ था। मुझे वो पुराने सपने याद आया, पिंजरे, लोगों का पालना, जिंदा चेहरा और वो रात जहां हमने पहली बार उस मदर को फिट किया था। मेरे हाथ अपने आप मूर्ति के नीचे एक छोटी सी जगह पे गया और मुझे एक स्टोन स्लैब फील हुई। मैंने उसे प्रेस किया और जमीन हिल गई। नीचे उस एबाइस में एक सीक्रेट स्टेयरकेस खुल गई। सर विलियम ने चिल्लाकर बोला, डोंट गो डाउन देयर दिलापौर, व्हाटएवर इज देयर इट इज नॉट मीन टू बी फाउंड। पर मुझे सब कुछ मिल गया था, अपना पास्ट, अपना पर्पस और अपनी लिगेसी। मैं सीधा उतरने लगा। हर कदम के साथ मुझे अपना दिमाग और ज्यादा क्लियर लगने लगा, जैसे मैं कोई नींद से जग रहा हूं, जैसे ये सभी चीजें मेरे लिए ही लिखी गई थी। नीचे डार्कनेस का मतलब अंधेरा नहीं था, वो था पूरा सच। और सच ये था, हम इंसानों को नहीं मारते थे, हम उन्हें पालते थे, जैसे बकरी, जैसे मुर्गे। और वो सब अब फिर से शुरू होगा। मैं नीचे उतर रहा था और पीठ के अंदर से एक औरत की चीख या हंसना। मैग्नामेटर जाग गई थी। मैं सीधे उतरता जा रहा था। हर कदम पे हवा और ज्यादा ठंडी और ज्यादा घनी होती जा रही थी। टॉर्च की रोशनी अब भी मेरे हाथ में थी, लेकिन उस रोशनी का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि यहाँ का अंधेरा रोशनी को खा जाता था। पीछे से सर विलियम और थॉर्नटन की आवाजें अब सिर्फ इकोस थी। मुझे उनकी चीखों में डर सुनाई दे रहा था, लेकिन वो मेरे लिए नहीं था, वो इस जगह के लिए था। सीढ़ियां खत्म हुई और मैं एक और चेंबर में पहुंचा। यह पहले से भी बड़ा था और यहाँ की दीवार पर कार्विंग्स नहीं, मूवमेंट था। हाँ, शैडोज जिनकी कोई रोशनी नहीं थी, वो हिल रही थी दीवार के अंदर, नीचे के पत्थर पे, जैसे जगह जिंदा हो। और फिर उस चेंबर के बीच में वो था, मैग्नामेटर। वो एक रूप था जिसका कोई एग्जैक्ट शेप नहीं, कभी वो एक औरत, कभी एक जानवर, कभी एक मुर्दा बच्चा, कभी एक शैतान। उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो मुझे देख रही है। उसने कुछ कहा बिना बोलने के। एक आवाज मेरे दिमाग में गूंजती है, मेरे वंशज, तू लौट आया। मुझे अपना शरीर हिलता महसूस हुआ,
पर मैं रुक नहीं सका, जैसे कोई पुरानी कंपल्सन मेरी हड्डियों में भर गई हो। और तभी वो मूवमेंट, वर्ल्स में एक चूहों की एक बड़ी आर्मी निकलने लगी। लेकिन ये नॉर्मल चूहे नहीं थे। इनमें कुछ के चेहरे इंसानों जैसे थे, कुछ के हाथ लंबे और फिंगर्स जैसे थे। वो फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स लग रहे थे, जैसे किसी ने इंसान और जानवर के बीच के बॉर्डर को तोड़ दिया हो। वो सब मुझे घूर रहे थे, मुझे पहचान रहे थे। और फिर मैग्नामेटर ने मुझे बुलाया। वो मूर्ति का बेस खुल गया और उसका अंदर एक और छोटा चेम्बर था। उसमें था एक स्टोन अल्टार जिसमें ब्लड स्टेन सदियों से जम गया था। मुझे लग रहा था जैसे मैं उस अल्टार को पहले भी छू चुका हूँ, जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। मुझे याद आया, मैं वाल्टर डेलापोर नहीं, मैं वो हूँ जिसने इस जगह को बनाया। सर विलियम ने ऊपर से चीख लगाई, डेलापोर, तुम क्या कर रहे हो? वापस आओ। पर मेरी आंखें ब्लैंक थी। मैं अल्टार के पास गया और हाथ उस पर रखा, और जब मैंने हाथ रखा जमीन फिर से कांप गई और एक प्राचीन जागरण शुरू हो गया। मैग्नामेटर पूरी तरह जाग गई थी। जैसे ही मैंने अपना हाथ उस पुराने स्टोन अल्टार पर रखा, एक तेज गर्माहट मेरी हड्डी हड्डी में उतर गई, जैसे उस पत्थर ने मेरी यादों का दरवाजा खोल दिया हो। एक एंसेस्ट्रल स्विच, एक ट्रिगर जिसे छूते ही पूरा पास्ट मेरे अंदर से जिंदा हो गया। मुझे याद आने लगा वो रातें जब हम लोग फूड को पकड़ कर लाते थे, वो रिचुअल्स, वो चांस जो इंसान समझ नहीं सकता, और वो भूख जो कभी खत्म नहीं होती थी। और तब वो आई, मैग्नामेटर। चेम्बर के सेंटर के जगह फाट गई और उसमें से एक शेपलेस पाल्सिंग गोट्स की शैडोज फ्रॉम उठने लगी। उसके अंदर सिर्फ एक मांस था, फ्लेश, बोन्स, क्लॉस और सबसे ज्यादा भूख। सर विलियम ने नीचे उतरते ही उस रूप को देखा और शौक में गिर गया। ओ गॉड, ये तो कोई देवी नहीं, ये तो एक लिविंग नाइटमेयर है। थॉर्नटन ने टॉर्च गिराकर भागना चाहा, पर एंट्रेंस कोलैप्स होने लगा। और तब मैग्नामेटर के फॉर्म में से एक वॉइस आई, एक गटुरल विस्पर, हमने तुम्हें बनाया, तुम भूल गए, अब तुम वापस हमारे हो। पूरा चेम्बर गूंजने लगा उसकी वाइब्रेशन से। वो आवाज जहां चूहों के सुराग थे, अब वहां से वो मार्टेटेड क्रिएचर्स निकल रहे थे। आधे चूहे, आधे इंसान, कुछ अंधे, कुछ सिर्फ हड्डी, कुछ के 2 दिल। सब मैग्नामेटर के बच्चे थे। वो सब मुझे देखकर रुक गए, जैसे अपने किंग को देख रहे हो। सर विलियम चिल्लाया, डेलापोर, तुम जानते भी हो तुम क्या बन गए हो? मैं उसकी तरफ पलटा। मेरी आंखों में कुछ और ही था, एक रेज, एक पुरानी आसक्ति, एक ब्लड मेमोरी। मैं धीरे से बोला, मैं वो हूं जिसे तुम लोग भूल गए। मैं वो हूं जिसे सेंचुरीज पहले यहाँ गड़ा गया था। मैं उस देवी का भगवान हूं। और तभी मैग्नामेटर के अंदर से एक आर्म निकला, एक मास ऑफ फ्लेश और क्लॉस, और उसने सिर्फ विलियम को उठाकर हवा में घुमा दिया। उसकी चीख ने पूरा चेम्बर गुंजाया और फिर सब कुछ चुप हो गया। बस क्रैपिंग, च्यूइंग और फीडिंग की आवाज बच गई। थॉर्नटन कहीं कोने में छुपा था, हिज आईज वाइड ओपन, बॉडी फ्रोजन। उसके लिए सच देखना मौत से भी बुरा था। और मैं अल्टार के सामने बैठा था, जैसे एक हाई प्रीस्ट, एक गेटकीपर, एक भूला हुआ देवता जो वापस अपने गृह में लौट आया था। मैग्नामेटर ने मुझे देखा या महसूस किया, और उसकी भूख अब खत्म होने वाली नहीं थी। मैं अल्टार के सामने बैठा था और मेरी आंखों के सामने वही जिसमें मैं कभी विश्वास नहीं करता था, अभी जिंदा था। मैग्नामेटर के अंदर से उठती हर एक मूवमेंट, वो घुल मिल जाने वाले हाथ और मुंह, सब जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का हिस्सा था। वो कोई इनविजुअल क्रिएचर नहीं थी, वो एक पूरा इकोसिस्टम थी, एक प्रीमल भूख का सोर्स। नीचे का चेम्बर अब किसी मंदिर से ज्यादा एक एंशिएंट स्लॉटर हाउस लग रहा था, लेकिन इस जगह में सेंचुरीज का रिचुअलिस्टिक काम था। यह भयानक था लेकिन ऑर्डरली, सब कुछ अपनी जगह पे था।
चूहे, मटन्स और वो भूल गए एंसेस्टर्स सब मुझे पहचान चुके थे। तब एक मूवमेंट कोने में से हुआ। थॉर्नटन वो अब तक जिंदा था। वो कॉर्नर में चिपका हुआ था, पूरी तरह शॉक, पर आंखों में एक डिस्परेट स्पार्कल। उसने देखा कि सर विलियम का सांप अब मैग्नामेटर के अंदर घुल चुका था और अब सिर्फ कुछ च्यूड बोन्स बाकी थे। थॉर्नटन चिल्लाया, डेलापोर, तुम इंसान हो, तुम इन सब से भाग सकते हो, ये सब तुम्हारा इल्यूशन है। पर मैं मुस्कुरा दिया, एक ऐसी मुस्कान जो अब इंसानी नहीं थी। मैं बोला, मैं अब इंसान नहीं हूं, मैं वो हूं जिसको ये जगह बुला रही थी हजारों सालों से। तुम लोग भूल गए, पर मैं याद रख कर लौट आया। थॉर्नटन ने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन मार्टिन्स ने उसके रास्ते बंद कर दिया। एक चूहे जैसा क्रिएचर उसकी पैर में चढ़ गया और उसकी चीख से पूरा चेम्बर भर गया। तब मैग्नामेटर ने अपने टेंटेकल्स उसकी तरफ बढ़ाया। वो धीरे धीरे उसके अराउंड लपट रहे थे, जैसे एक माँ अपने बच्चे को गले लगा रही हो। और फिर फीडिंग बिगैन अगेन। मैं अल्टर पर हाथ रखा और आंखें बंद करके बैठा रहा, और मेरी मेमोरी में पुरानी आवाजें गूंजने लगी। वाल्टर डेलापोर की छंस, घंटी की गूंज, इंसानों का चीखने की आवाज और एक सेटिस्फिक्शन जो से ब्लड रिचुअल के बाद ही आता हो। जब सब कुछ शांत हुआ, चेम्बर में सिर्फ कुछ चूहों की आहट और फ्लेश का पिघलने की आवाज थी, और मैं उस अल्टर पे एक हाई प्रीस्ट की तरह बैठा रहा। कहीं दूर से मुझे लगा एक आवाज सुनाई दी, डेलापोर, अब टाइम आया है एग्जाम्प्लायरी से बाहर निकलने का और दुनिया को याद दिलाने का तुम्हारे भूल गए सच का। और तब मुझे समझ आया, मैग्नामेटर की भूख आप सिर्फ अंदर के लिए नहीं है, वो दुनिया के लिए भी है। चेम्बर में सब कुछ शांत था। थॉर्नटन और सर विलियम दोनों अब सिर्फ यादें बन चुके थे। मैग्नामेटर अपने जगह पर फिर से सुकून में थी, लेकिन उस सुकून में एक डेंजरस स्टिलनेस थी, जैसे कोई वोल्केनो थोड़ी देर के लिए चुप हो लेकिन अंदर से फिर से जल रहा हो। मैं अल्टर के सामने बैठा था, आंखें बंद, और हर सांस के साथ वो पुराना रिचुअल मेरे अंदर और गहरा होता जा रहा था। मुझे हर वो चेहरा याद आ रहा था, मेरे एंसेस्टर्स के चेहरे, उनके एक्ट्स, उनके सीन्स, उनका ट्रूथ्स। और एक चीज मुझे क्लियर होती गई, ये सब यहीं तक सीमित नहीं हो सकता। मैं धीरे से उठा और चेम्बर के एक दूसरे पैसेज की तरफ गया। वो एक एस्केप टनल था, से प्रीस्ट किंग के लिए। मैंने वो पत्थर के स्लैब खींचकर साइड किया और एक नैरो स्टेयरकेस खुल गई जो ऊपर की तरफ जा रही थी, सीधा एग्जाम्प्लायरी के अंदर। मैं चढ़ते चढ़ते वहां पहुंचा जहां कभी ड्राइंग रूम हुआ करता था। अब हर चीज धूल से भरी थी। हवा में एक मोल्डेड फ्लेश की स्मेल थी, हर एक दीवार जैसे सांस ले रही थी। और तब मुझे पता चला मैं घर वापस आ गया था, लेकिन मैं वही डेलापोर नहीं था। मैं खिड़की के पास गया और बाहर देखा। जमीन पर फॉग थी, बर्ड्स उड़ रहे थे, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन मेरे लिए वो दुनिया अब नॉर्मल नहीं थी। मुझे याद आया वो सब लोग जो मुझे पागल समझते थे, जो मुझे लंदन से एग्जाम्प्लायरी भेजने से रोक रहे थे, जो मेरे वार्निंग्स को इग्नोर करते थे। और मुझे उन्हें याद दिलाना था कि क्या भूल गए थे वो। मैग्नामेटर अब सिर्फ एक लेजेंड नहीं थी, वो जाग गई थी। मुझे लगा अब वो मुझे इस्तेमाल करेगी, जैसे एक मैसेंजर, एक मिशनरी। मेरे पैर अपने आप चलने लगे एग्जाम्प्लायरी के दरवाजे की तरफ। दरवाजा जब खुला तो एक ठंडी हवा मेरे चेहरे पे आई, और उसके साथ वही आवाज, स्क्रैचिंग, चूहों का झुंड, और एक चांद जो हवा में गूंजता जा रहा था। डेलापोर, डेलापोर, हम तुम्हारे साथ हैं। अब मैं अकेला नहीं था, मैं और मैग्नामेटर एक हो चुके थे, और हमारा पहला कदम दुनिया की तरफ था। मैं एग्जाम्प्लायरी के बड़े दरवाजे से बाहर निकल गया, लेकिन मेरे साथ सिर्फ मैं नहीं थी। मेरे साथ थी वो अनस्पीकेबल हंगर, वो प्रिमल डार्कनेस जो अब मेरे अंदर बस गई थी। मैं पहली बार
अपने पैरों से उस मिट्टी पे चल रहा था जहां मेरे पूर्वजों ने कभी इंसानों को बंद करके रखा था, उन्हें फिट बनाया था मैग्नामीटर के लिए। ये जगह, ये जमीन अब फिर से जाग रही थी। गांव वाले दूर थे, एग्जाम के आसपास के लोग जिन्होंने सुना था कि मेंशन में कुछ अजीब चल रहा है, पर वो अंदर आने की हिम्मत नहीं रखते थे। मैं सीधा सड़क पर निकल गया, पैरों में बेयरफुट, कपड़ों पर जमीन की मिट्टी और नीचे के चेम्बर का लाहू। लोग मुझे देखते, घबरा जाते, रास्ते से हट जाते। एक पुराने प्रीस्ट ने मुझे देखा और क्रॉस बनाया अपने हाथ से। अनहोली थिंग, उसने कहा, पर मैं सिर्फ मुस्कुराया क्योंकि अब मुझे पता था मैं क्या हूं। मैं पागल नहीं, मैं पहचान हूं। मैग्नामीटर की आवाज मेरे कान में गूंज रही थी। तुम हमें लेकर निकले हो, तुम हमें दुनिया तक ले जाओगे, हमारी भूख अब सीमित नहीं रहेगी। मैं लंदन वापस गया, जहां सब कुछ सोफिस्टिकेट था, पर अंदर से सड़ चुका था। मैंने अपने पुराने फ्लैट में रहना शुरू किया और बेसमेंट में एक छोटी सी जगह बनाई, डार्क, मॉइस्ट एंड साइलेंट, बिल्कुल एक एग्जाम्पलारी जैसी। फिर आवाजें वापस आने लगी, चूहों की, स्क्रैचिंग की और कुछ और जो चूहों से भी ज्यादा भूखा था। लोग कहने लगे कि मेरे आसपास से पेट्स गायब होने लगे हैं, कुछ बच्चे भी। मैं चुप रहा क्योंकि मैं जानता था ये तो बस शुरुआत है। मैग्नामीटर अब लंदन में थी, मेरी रूह के थ्रू, मेरी यादों के थ्रू और सबसे ज्यादा मेरे एक्शन के थ्रू। मुझे पता था एक दिन ये सीक्रेट चेम्बर सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहेगी। एक दिन दुनिया के हर कोने में वो स्क्रैचिंग गूंजेगी और जब लोग पूछेंगे ये क्या आवाज है, मैं जवाब दूंगा, तुम्हारे अंदर की भूख, तुम भूल गए थे, मैं याद दिला रहा हूं। लंदन अब सिर्फ मेरा घर नहीं था, मेरा शिकार स्थल था। मैं रात में निकलता, सीधी गलियों से गुजरता और उन जगह पे रुकता जहां अंधेरा थोड़ा गहरा होता, जहां लोग सिर्फ एक सिलुट्टे देख पाते और फिर उनकी आवाज चुप हो जाती। पुलिस केस बढ़ने लगे थे, डिसअपीयरेंस, स्ट्रेंज साउंड्स इन द स्वेयर्स और कुछ लोगों की रिपोर्ट्स, जमीन के नीचे कुछ है, वो चीज इंसान नहीं। मैग्नामीटर का इफेक्ट सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं रहा था, मेरे आसपास के कुछ लोग भी बदलने लगे थे। उनके चेहरा पीला, आंखों में एक अजीब सी प्यास, जैसे वो कुछ भूल गए हो या याद आ गया हो। मैं उन्हें पहचान गया, मेरे जैसे और लोग, शायद उनमें भी वही खून था, या फिर मैग्नामीटर ने उन्हें छू लिया था। एक सीक्रेट कॉल फॉर्म हो गया। बेसमेंट में हम रिचुअल्स करते, एग्जाम्पलारी से लाई गई पुरानी कार्विंग्स और वही छानती, फंगलू मगलू नफा मैग्नामीटर एग्जाम फरंग। और जब हम सब छंद करते, स्क्रैचिंग फिर से गूंजती, अब सिर्फ दीवारों में नहीं, इंसानों के दिमाग में भी। एक रात जब फुल मून था, हम सब एक एबंडोनेड कैथेड्रल में इकट्ठे हुए। सबके पास चूहों के स्कल था, ब्लड बोल्स और एक एक नाम, दिलापोर। मैं अल्टर पर चढ़ा और सबको देखा, वो जो भूल चुके थे, वो जो जाग चुके थे, वो जो अब इंसान नहीं रहे। मैंने कहा, ये दुनिया भूल गई कि उसके अंदर क्या था, पर हम याद दिलाएंगे। हम वो चूहे नहीं जो दीवार के पीछे छुप के हैं, हम वो सच है जो तुम भूल जाते हो जब तुम रोशनी में जीते हो। और फिर स्क्रैचिंग गूंजती गई, लंदन की सड़कें हिलने लगी, अंडरग्राउंड टनल से आवाजें आने लगी, जैसे हजारों चूहे इंसान के मुंह के साथ जमीन की चीख में से बाहर निकल आए हो। वो दिन था जब मैग्नामीटर ने फिर से फिट किया। वो दिन था जब दुनिया ने जाना कुछ चीजें नफरत से नहीं, भूख से छुपी होती है। और मैं अल्टर पे था, एक प्रीस्ट, एक किंग, एक मेमोरी। और उस दिन के बाद लंदन का भी वैसा नहीं रहा। यह थी HP लवक्राफ्ट द्वारा लिखा गया द रैट्स इन द वॉल। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले सस्पेंसफुल भरी स्टोरी में।